Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S. K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारी कॉनकॉर्ड की क्लास चल रही थी और कॉनकॉर्ड में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आज आपकी ये कॉनकॉर्ड की जो है लास्ट क्लास है. इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं उन्हें को कॉनकॉर्ड में वो हम टेस्ट के थ्रू समझेंगे. टेस्ट में आपको उसके क्वेश्चंस डालूंगा, उनके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि और इन चीज़ों में भी किस तरीके से डिफरेंट तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो भी हम टेस्ट के थ्रू करेंगे. और आपको बता देता हूँ कि कल आपका टेस्ट होगा टेस्ट पोर्टल पर, मैंने आपको बता दिया था. और टेस्ट जो है मैंने आपको बताया है कि टेस्ट जो है आपको इस ऐप पे होगा. आप जो है जिन बच्चे जो क्लासेस देख रहे हैं, जिनने भी इस ऐप को जो है डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लें. देखिए फिर समझिए, फिर बता रहा हूँ, क्लासेस निःशुल्क हैं और ये जो टेस्ट ले रहा हूँ ये भी निःशुल्क है. जो मैं आपको ऐप पे टेस्ट ले रहा हूँ ये भी निःशुल्क है. ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं. आपको केवल ये ऐप जो है डाउनलोड करना है. आपको ऊपर वो साइन बन ही रहा है, मैं लिख देता हूँ LINGUA लिंगुआ फ्रैंका. ये जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और आपको कल सुबह 10 बजे से जो है टेस्ट जो है आपको ओपन कर दिया जाएगा और आप टेस्ट दें. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट दें. और टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट के लिए आपका टॉपिक होगा कॉनकॉर्ड, केवल कॉनकॉर्ड. और आपकी जो कॉनकॉर्ड की 10 से 12 क्लासेज हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको तरीका किस तरीके का है पढ़ने का. आप जो है YouTube की प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद क्लास नंबर 1 से लेकर और लास्ट तक को सुने. एक बार तो सबसे पहले सारी क्लासेस को सुने, अच्छी तरह से उनको सुने, क्योंकि आपने क्या है उसके नोट्स बनाए हुए हैं. तो प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी क्लासेस को आराम से अच्छी तरह से उनको पढ़ें. और जिन स्टूडेंट्स ने मान लो नोट्स नहीं बनाए हैं, वो आज ही से क्लास लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक बार एक दिन में सारी की सारी क्लासेस जो है कंप्लीट हो सकती हैं. इसलिए सारी की सारी क्लासेस को करें. दूसरी बात देखो, जब मैं 7 o'clock पर जब क्लासेस लेता हूँ तो आप लोग जो है देखो, मैं आपको फिक्स 7 o'clock पर क्लास डाल देता हूँ, तो आप भी फिक्स 7 o'clock पर ही क्लास में आ जाएं. आप यदि 7 o'clock पर क्लास पे फिक्स आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. उसके बाद कल आपका इसका टेस्ट होगा, तो आपका टाइम है 10 बजे से लेकर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 10 बजे तक, और शाम को 10 बजे वो बंद हो जाएगा. उसके बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा, आपकी कौन सी रैंक आ रही है वो भी आपको पता लग जाएगा. उसके बाद मंडे को वही 7 o'clock पर मैं उस पूरे पेपर का सलूशन कराऊंगा. देखिए एक फिर मैं बता देता हूँ, आपको जो टेस्ट हैं, टेस्ट देने के लिए तो मैं अभी आपको अपने जो ऐप पर एक ही टॉपिक के 100 200 टेस्ट पेपर डाल दूँ और उनमें 20 30 क्वेश्चन डाल दूँ. बाजार में 20 किताबें लानी है, 20 में से कट कॉपी और पेस्ट करना है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं. और नीचे में आपको उनका एक थोड़ा सा सलूशन दे दूँ उसी में से कि इसका सलूशन ये है, उससे कोई सीखने वाला नहीं है. तो आप एक बुक ले लो, बुक में वो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के नीचे उसका थोड़ा सा सलूशन आ जाता है. ना वो आपको क्वेश्चन समझ में आता है, ना सलूशन समझ में आता है, ना उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, जब तक कि उसका वीडियो सोल्यूशन नहीं कराया जाए. ओके अभी मैं आपको ऐप पे एक ही कॉनकॉर्ड के 20 टेस्ट पेपर दे सकता हूं और उनके आंसर्स और नीचे सोल्यूशन भी दे सकता हूं, लेकिन उन सोल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. आपको एक भी टेस्ट पेपर दिया जाए, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए और मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे. हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होगा. तो आप लोग पहली बात फिक्स 7 o'clock पर क्लास में आएँ और क्लासेस को पूरी अच्छी तरह से सुने. और तरीका ये है, देखो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ जो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है. आप फिक्स 7 o'clock पर आएँ और क्लासेस को अच्छी तरह से देखें. उस वक्त आप एक नोटबुक रखें, लेकिन उसमें रफ नोटबुक रखें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को, जैसे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एलिप्सिस, तो केवल एलिप्सिस लिख लें और पूरी क्लास को पहले समझें. पहले कुछ भी नहीं लिखें, पूरी क्लास को अच्छी तरह से समझें. जैसे मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ तो एग्जाम्पल्स पर दिमाग लगाएं और आप खुद सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है. उस वक्त लिखने पर ध्यान ना दें, पहले पूरी क्लास को अच्छी तरह से समझें. उसके बाद जब आप पूरी क्लास को अच्छी तरह से समझ लें, आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट बार जब क्लास को सुने तब आप अपने क्या है एक नोटबुक रख लें और आपको ऐसा लगे स्पीड जो है 0.75 की रख लें या 125 की रख लें, जिस स्पीड में भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से. तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो है उसमें आप केवल क्लास को समझें, सुने. और जो मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स बताता हूँ, उनको समझें और फिर आपने खुद के आंसर्स देने की कोशिश करें. फिर उसके बाद जब आपको रिवीजन करना हो, जब सारी क्लासेस को एक बार प्लेलिस्ट में से सुन लें, तो अब आप जो कॉनकॉर्ड है उसकी सारी क्लासेस एक बार सुने अच्छी तरह से. और जितनी आप उसको सुनोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और कल टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाएं. आज तैयारी करें, कल तैयारी करें. कल संडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट की प्रेपरेशन है, इसलिए कल क्लास नहीं होगी. और परसों मंडे को 7 o'clock पर मैं इसका पूरा सोल्यूशन करवाऊँगा. तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं. और आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही है, तो इससे मुझे लग रहा है कि अभी देखो कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आई हुई, फिर बच्चे पढ़ने वाले बच्चे तो अभी भी सिंसियर हैं.
सोए हुए बच्चे हैं वो तो हर बार वैकेंसी आती हैं, जब जागृत होते हैं फिर उसके बाद फिर नई वैकेंसी के लिए जाग जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हमेशा यही रहती है। फिर वो कहते हैं कि हमने मेहनत तो की लेकिन आपने कम टाइम पे की, जब जाग जाना चाहिए था जब आप सो रहे थे, और जब आप जागे तो आपको पता ही नहीं है कितने लोग आपसे पहले जाग चुके हैं, है ना। तो वो मुझे से पता लग रहा है मैसेजेस से, आपके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए। इसका मतलब वो बच्चे अभी सिंसियर हैं, तो आप भी उन्हीं के साथ शामिल हो, सोने वाले बच्चों के साथ शामिल नहीं हो। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपके लिए अच्छा होगा। देखिए अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, द रिच हेट आएगा या हेट्स आएगा द पुअर, द इंटेलिजेंट इंसल्ट आएगा या इंसल्ट्स आएगा द डल। अब समझिए, एक आपका THE द प्लस एडजेक्टिव, ध्यान रखना, यदि THE द प्लस एडजेक्टिव आए आपके सेंटेंस में, द प्लस एडजेक्टिव आए तो उसका मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। यदि आपके सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव आए तो उसका मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा द DEAF डेफ, मैंने कहा द डेफ, इसका प्रोनाउंसिएशन डेफ होता है, ध्यान रखना, कई लोग उसको डीफ बोल देते हैं, बहरा, द डेफ। तो द प्लस एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया DEAF डेफ पीपल, बहरे लोग। द प्लस एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। ओके, जैसे मैंने कहा द रिच, तो इसका मतलब हो गया रिच पीपल। इसका मतलब द प्लस एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि जब द प्लस एडजेक्टिव आए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी द प्लस एडजेक्टिव आए तो उसके साथ आपको वर्ब कैसी लगानी है? आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। कैसी वर्ब लगानी है? प्लूरल। तो देखिए मैंने कहा द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल। अब प्लूरल वर्ब के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब में से एस को हटाते हैं। तो कौन से में हट रही है? एस, हेट, और हेट्स नहीं होगा, ठीक है। द रिच हेट द पुअर। द पुअर का मतलब क्या हो गया? द प्लस एडजेक्टिव, इसका मतलब पुअर पीपल। तो द पुअर का मतलब क्या हो गया? पुअर पीपल। और यहां पर द रिच का मतलब क्या हो गया? रिच पीपल। और रिच पीपल हो गया तो रिच पीपल प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या होगी? हेट होगी, ठीक है। उसी तरीके से देखिए द इंटेलिजेंट, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। इसका मतलब हो गया इंटेलिजेंट पीपल या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? एस हटाते हैं। इसका मतलब इंसल्ट सही होगा, इंसल्ट्स नहीं होगा। देखो यहां पर वो द डल का मतलब क्या हो गया? डल पीपल, डल स्टूडेंट। तो द प्लस एडजेक्टिव जो है उसका सेंस होता है एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। इसका मतलब आपको ये द प्लस एडजेक्टिव के साथ आपको क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगानी है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि द प्लस एडजेक्टिव, कई बार क्या होता है कि द प्लस एडजेक्टिव जो है उसका जेनरिक सेंस में यूज नहीं होता। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, इफ द प्लस एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड, if the plus adjective is not used in a generic sense, अभी समझा देता हूं, generic sense, but it is used for a particular person, समझिए। कई बार क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव का यूज जेनरिक सेंस में पूरी क्लास के लिए, जैसे मैंने कहा द इंटेलिजेंट, तो उसका मतलब होशियार लोग, होशियार बच्चे, तो पूरे के पूरी क्लास के लिए बोध करा रहा हूँ, पूरी के पूरे वर्ग के लिए कह रहा हूँ इंटेलिजेंट लोग, गरीब लोग, अमीर लोग। द रिच का मतलब अमीर लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव का यूज पूरे जेनरिक सेंस, पूरी क्लास के लिए यूज ना होकर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज होता है, एक व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। और यदि ऐसा हो रहा है तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तब उसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो मैंने ये लिखा है,
इफ द प्लस एडजेक्टिव, यदि द प्लस एडजेक्टिव जो है इज नॉट यूज, द प्लस एडजेक्टिव का यूज नहीं हो रहा है। कैसे यूज नहीं हो रहा है? जेनेरिक सेंस। जेनेरिक सेंस का मतलब पूरी क्लास के लिए नहीं हो रहा है, बट इट इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, बल्कि इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? एक खास व्यक्ति के लिए ही हो रहा है। तो फिर क्या होगा? तो फिर वर्ब सिंगुलर होगी। इस सेंस में क्या होगा? वर्ब सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो, मैंने कहा द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृत, मृत, डेड, ठीक है ना। वॉज ए डॉक्टर। अब देखो द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव का यूज किया। अब मैं द प्लस एडजेक्टिव का तो यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि मरने वाला डॉक्टर था। अब यहां पर मरने वाला जो है ये क्या पूरी जाति की बोध करा रहा है? पूरे जेनेरिक सेंस की बात कर रहा है? पूरे वर्ग की बात करता है क्या? नहीं, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है। जब द प्लस एडजेक्टिव किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति की बात करे तो फिर वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। इज इट क्लियर? आपको सेंटेंस से पता लग जाएगा। जैसे देखो और मैं बता देता हूं, शिवांश एंड श्रेयांश आर माई सन्स। मैंने कहा शिवांश और श्रेयांश मेरे बेटे हैं। द फॉर्मर, द फॉर्मर मतलब पहले वाला। अब पहले वाला देखो द प्लस एडजेक्टिव, द फॉर्मर एडजेक्टिव है तो द प्लस एडजेक्टिव। अब द प्लस एडजेक्टिव पहले वाला। अब पहले वाला मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूं। पहले वाला कौन है? शिवांश है, और बाद वाला कौन है? श्रेयांश है। तो पहले वाला तो मैंने क्या यूज किया? द प्लस एडजेक्टिव। लेकिन द प्लस एडजेक्टिव का यूज मैंने जेनेरिक सेंस में नहीं किया, मैंने वर्ग के रूप में नहीं किया, मैंने क्लास के रूप में नहीं किया। मैं द प्लस एडजेक्टिव का यूज किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूं। और आप यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हो तो फिर वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। इसलिए मैंने कहा है द फॉर्मर इज एन IAS ऑफिसर एंड द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, लेटर मीन्स बाद वाला। तो बाद वाला कौन है? श्रेयांश। तो द प्लस एडजेक्टिव का फिर मैंने किसके लिए यूज किया है? द प्लस एडजेक्टिव का मैंने दोबारा से किसके लिए यूज किया है? एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। और जब पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज किया तो मैंने क्या लगा दिया? इज। तो द प्लस एडजेक्टिव जो है उसका उसका सेंस प्लूरल होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन यदि द प्लस एडजेक्टिव का यूज जेनेरिक सेंस में नहीं हो रहा हो, जाति के लिए नहीं हो रहा हो, क्लास के लिए नहीं हो रहा हो, वर्ग के लिए नहीं हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर यदि उसमें थोड़ा सा चेंज हो तो इस तरीके से आपको करना है। फाइन। अब देखिए आगे, अब देखिए आप इस वर्ड को बहुत अच्छी तरह समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, रिपीटेडली, बार बार। देखो समझ लीजिए इन वर्ड्स को, एक होता है LATTER और एक होता है LATER और एक होता है LETTER। इनके तीनों के आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता होना चाहिए और मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखो पहला है LATTER, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लेटर। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लेटर। देखो जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो उनके लिए ये ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ जो क्लासेस ले रहा हूँ आपको इनमें से ही आपका पूरा पेपर आ जाएगा। आप देख लेना एक बार अच्छी तरह से इन क्लासेस को सुन लेना, इनसे बाहर आपका पेपर हो नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं आपको। ठीक है ना, कई कुछ चीज़ें क्लासेस में से भी रह जाएंगी तो वो मैं उसको टेस्ट पोर्टल पे डाल के उसको वहाँ समझा दूंगा, PDF में आपको सारी चीज़, कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं आपको। मुझे ऐसा लगेगा ये चीज़ रह गई उसको मैं आपको दोबारा बता दूंगा। लेकिन आप सिंसियरिटी से क्लासेस को अटेंड करें और पूरी क्लासेस को देखें और जिस तरीके से जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस का ध्यान रखें तो आपको फायदा होगा। तो देखो LATTER और फिर ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लेटर। देखो ये तीनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। LATTER लेटर, LATER लेटर। और ये अब मैं आपको यदि हिंदी में लिखना चाहता, हालांकि हिंदी में वो सही नहीं होगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूं। ऊपर वाला लेटर, ये लेटर, ठीक है, और ये लेटर। हालांकि हिंदी में करने से वो मात्राओं में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग मर्यादाएं हैं, इसलिए बेटर तरीका है ये आप इसके ट्रांसक्रिप्शन सीखें और फिर उसके बाद उसको प्रोनाउंस करें। जब मैं फोनेटिक्स की क्लास पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए ये वाला जो LATTER है,
इसका मतलब है बाद में, इसका मतलब क्या है, बाद में, लेकिन बाद में कैसा, सीक्वेंस में, बाद में, क्रम में, बाद में, किसमें, क्रम में, बाद में। जैसे देखो मैंने कहा शिवांश एंड श्रेयांश, तो क्रम में पहले कौन सा है, फॉर्मर, और लेटर मतलब क्रम में बाद में, बाद वाला, ठीक है। जैसे मैं आपसे कोई भी सेंटेंस कहूँ, जैसे मैंने कहा कि रेखा एंड ओके ललिता आर माई सिस्टर्स, ठीक है ना, रेखा एंड ललिता आर माई सिस्टर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपको कहूँ कि लेटर, ठीक है ना, मैंने कहा द लेटर मीन्स बाद वाली, बाद वाली मतलब किसमें, सीक्वेंस में बाद वाली, फाइन। मैंने आपसे कहा कि देखिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा रेखा एंड ललिता आर माई सिस्टर्स, ओके। फिर मैं आपसे कहूँ लेटर, ठीक है ना, मैंने कहा सॉरी, द लेटर लिव्स इन करौली। मैंने कहा रेखा एंड ललिता आर माई सिस्टर्स, रेखा और ललिता मेरी सिस्टर हैं, LATTER, ठीक है ना। मैंने कहा LATTER, लेटर लिव्स इन करौली, बाद वाली जो है करौली में रहती है। अब ये बाद वाली किस में, क्रम में बाद वाली, देखो क्रम, रेखा एंड ललिता, तो क्रम में बाद में कौन आ रही है, ललिता, ओके। तो मैंने कहा द LATTER, लेटर, जो लेटर है बाद वाली जो है वो कहाँ रहती है, करौली में रहती है। अब मैंने ये देखो, मैंने आपको बताया था द प्लस एडजेक्टिव, अब मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि LATTER लेटर का मतलब तो होता है क्रम में बाद में, ठीक है, और LATER जो होता है इसका मतलब होता है टाइम में बाद में ही होता है, लेकिन किस में होता है, टाइम में। आपने वर्ड सुना होगा सी यू लेटर, तुमसे बाद में मिलता हूं, सी यू लेटर, बाद में मिलता हूं, तो बाद में मतलब समय में। जैसे अब मान लो 6 बज रहे हैं तो मैं कहूँ, अब 7 बज रहे हैं तो मैं कहूँगा 9 बजे मिलता हूं, तो समय में, बाद में। तो देखो ध्यान रखना, LATTER लेटर का मतलब क्रम में बाद में, और LATER लेटर मीन्स समय में बाद में, और LATTER लेटर मतलब तो पत्र, आप जानते ही हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि प्रोनाउंसिएशन और इनके मीनिंग और इनका यूजेस, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, आपको मैंने जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताया था। नाउन की क्लास में आप देखिए, कलेक्टिव नाउन, जिन बच्चों ने नाउन की क्लास नहीं ली है वो नाउन में जाए, वहाँ उसको डिटेल में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताए थे। मैंने कहा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो एक ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है ना, एक यूनिट के बारे में बताता है, ठीक है ना, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मैंने आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन जो है, यदि वो एज अ यूनाइटेड रूप में है, यदि कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट की तरह एक यूनाइटेड फॉर्म में मान रहे हैं, तब तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और यदि डिवाइडेड फॉर्म में मानते हैं तो उसको साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। आप कलेक्टिव नाउन में जाएं, खूब लंबी 2-3 क्लासेस हैं कलेक्टिव नाउन में ही, नाउन की, तो वहाँ पढ़ें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बात और समझिए, कई बार आपको पता नहीं लगता कि भाई ये कलेक्टिव नाउन जो है यूनाइटेड फॉर्म में यूज हो रहे हैं या डिवाइडेड फॉर्म में यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, द क्राउड विच देखो, द क्राउड विच हैज आएगा या हैव आएगा, क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप का बात बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो क्राउड विच हैज हैव गैदर्ड देयर इज इन अ चीयरफुल मूड, भीड़ जो कि वहां पर इकट्ठी हो गई है वो किस में है, बहुत ही खुशनुमा मिजाज में है। द क्राउड हु हैज हैव गैदर्ड देयर इज इन अ चीयरफुल मूड। अब आपको इससे पता ही नहीं लगता कि भाई ये डिवाइडेड फॉर्म में है या कैसे है, यूनाइटेड फॉर्म में है। तो उसका एक ट्रिक है, आप ध्यान रखना, यदि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, यदि उसमें क्या यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, एक तो हो सकता है विच और एक होता है हु। यदि विच यूज हो रहा है तो आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। और हु यूज हो रहा है तो उसके साथ क्या लगाना है आपको, प्लूरल वर्ब। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। यदि विच यूज हो रहा है, यदि उनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने खूब डिटेल में बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो जिन बच्चों को नहीं आता वो पुरानी क्लासेस देखें, रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन बताया मैंने, है ना। तो यदि विच का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तब तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और हु का प्रयोग हो रहा है तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे देखो, द गवर्नमेंट विच
इज आर। अब यहां पे किसका यूज हो रहा है, विच, तो विच है तो क्या यूज लगाएंगे, इज। विच इज डिटरमाइंड, जो सरकार जो है डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पित है, वो क्या करती है, बढ़ा सकती है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब होता है विकास की दर, विकास दर कह सकते हो। यदि कोई सरकार जो है बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, वो विकास की दर को बढ़ा सकती है। द गवर्नमेंट, अब यहां लग रहा है हु, यदि हु लग रहा है तो फिर क्या वर्ब यूज होगी, प्लूरल, ठीक है ना। और वो गवर्नमेंट जो कंफ्यूज्ड है वो क्या कर सकती है, वो नेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती, नेतृत्व नहीं कर सकती, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकती। नेक्स्ट है द क्राउड, विच लग रहा है, ठीक है, विच है तो कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर, प्लूरल नहीं होगी। द क्राउड विच हैज गैदर्ड देयर इज इन अ चीयरफुल मूड। नेक्स्ट में देखो द क्राउड हु, यदि हु लग रहा है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है, बहुत इजी सा है। हु लग रहा है तो प्लूरल और विच लग रहा है तो सिंगुलर। आपने कहा द टीम विच, विच लग रहा है तो वर्ब कैसी होगी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, आर नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन कलेक्टिव नाउन आ रहा हो और फिर उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो विच और हु, तो आपको ध्यान रखना है कि विच आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और हु आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, देखिए दो चीज ध्यान रखिए। आपके सेंटेंस में यदि हु और विच, देखिए पहला सेंटेंस है हु इज कमिंग और आर कमिंग टुमारो। क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तो ये है, मैंने कहा 4 गर्ल्स आर कमिंग टुमारो, 4 लड़कियां कल आ रही हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, हु आर कमिंग टुमारो, 4 लड़कियां कल आ रही हैं, तो हु आर कमिंग टुमारो होगा या हु इज कमिंग टुमारो होगा। मैंने कहा इस किले में चमगादड़, उल्लू और पक्षी रहते हैं। इस किले में चमगादड़, पक्षी और उल्लू रहते हैं। तो प्रश्न क्या होगा, कौन रहता है, तो कौन में लिव आएगा या लिव्स आएगा। ओके, तो आप इसमें ध्यान रखिए। क्या होता है इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि 4 गर्ल्स आंसर है तो प्लूरल है तो आर आएगा, इतने सारे लोग रहते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, लिव आएगी। तो समझिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। यदि हु और वॉट, ठीक है, मैंने कहा आई एम सॉरी विच नहीं, वॉट, आपको ध्यान रखना है यदि हु और वॉट सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करें, हु और वॉट सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करें। देखो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल में जो उसमें टैग क्वेश्चन आता है, बहुत सारे जो है ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए कि हु और वॉट जब सेंटेंस में, ठीक है ना, सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, सब्जेक्ट की जगह आता है। अब देखो आप सब्जेक्ट फॉर्म में पहचानने का मैं आपको अभी ईजी सी ट्रिक बता देता हूं। जब आपके हु और व्हाट सेंटेंस में आए, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कौन जो आ रहा है, तो यहां पर आप कौन जो आंसर है उसको हु की जगह लगा के देख लो। जैसे मैंने तो जस्ट एग्जांपल कहा कि राम आ रहा है, तो आपने राम लगा दिया यहां, राम। राम लगाने के बाद आप देखो सेंटेंस सही है क्या, राम इज कमिंग टुमारो, तो सेंटेंस सही है क्या, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि आप हु को और व्हाट को सब्जेक्ट की जगह लगा रहे हो और सब्जेक्ट फॉर्म में लगा रहे हो, तो सब्जेक्ट फॉर्म में पहचानने का सीधा सा तरीका है कि हु का जो आंसर है उसको हु की जगह रख के देख लो, और सेंटेंस सही है तो वो सब्जेक्ट फॉर्म में। जैसे मैंने कहा कौन आ रहा है, तो आपने कहा राम आ रहा है, तो राम को यहां लगा के देख लो, राम इज कमिंग टुमारो, सेंटेंस सही है, इसका मतलब हु जो है सब्जेक्ट फॉर्म में है। इसी तरीके से व्हाट लिव्स हियर, यहां कौन रहता है, ठीक है, और मैंने मान लो व्हाट, मैंने कहा कि यहां कौन रहता है, और मैंने आपसे कहा मान लो कि ए सरपेंट, एक सांप, ठीक है ना, तो अब मैं यहां सरपेंट लगा दूं, ए सरपेंट, तो ए सरपेंट लिव्स इन दैट कासल, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, आपका हु और व्हाट सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा हो, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा हो, उसका कैसे पता लगाते हैं कि हु और व्हाट की जगह वो चीज रख के देख लो जो उसका आंसर आ रहा हो। ओके, तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि ऐसा हो रहा हो तो वर्ब, यदि हु और व्हाट किसकी जगह यूज हो रहा हो, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह का मतलब सब्जेक्ट फॉर्म में हो, तो वर्ब जो है हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। हु और व्हाट जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा हो, सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा हो, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जैसे देखिए मैंने कहा हु इज ऑब्लिक आर कमिंग टुमारो, तो हु सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है।
आप चाहो तो देखो ये आंसर है, 4 लड़कियां लगा के देखो, 4 गर्ल्स आर कमिंग, बिल्कुल सही होगा आंसर, ठीक है ना। आपने यहाँ पे राम लगाया तो राम, तो इस आपको पता लग गया कि हु सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। लेकिन जब हु सब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो वर्ब जो है सिंगुलर होगी, चाहे उसका आंसर प्लूरल में आए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका प्लूरल में आ रहा है 4 गर्ल्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हु और यदि आपका व्हाट सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। मैंने कहा व्हाट लिव और लिव्स, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए हम इज लगाते हैं। व्हाट लिव्स इन दैट कासल, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन होता है कासल, कासल मतलब किला, कई लोग उसको कैस्टल या कैसल कुछ भी बोल देते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है कासल, कासल मतलब किला, ठीक है। तो हु आपने लगाया तो सिंगुलर वर्ब लगाई, उसी तरीके से यदि आपने व्हाट लगाया तो भी क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, चाहे आंसर प्लूरल में हो। आंसर है बैट्स, आउल्स और बर्ड्स, कि चमगादड़, उल्लू और पक्षी रहते हैं, तो आंसर वाली प्लूरल में हो, लेकिन हु और व्हाट यदि सब्जेक्ट की फॉर्म में हो, सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो ये चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फाइन, आगे देखिए, देखिए आगे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 1-2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको इससे पता लग जाएगा कि टेस्ट आपका कैसा होने वाला है। ऐसा नहीं है कट कॉपी पेस्ट, मैंने आपको फिर बताया, आपको मार्केट में हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, उनमें आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी और नीचे उनके सोल्यूशन भी दे रखे होंगे 1 या 2 लाइन में। इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी जिनमें क्वेश्चन खूब सारे एक टॉपिक पर 20-20, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको 2 किताबें लाओ, उसमें से टेस्ट सीरीज बना दो, आपको एक टॉपिक पे 20-20 क्वेश्चन, लेकिन उनसे आप सीख नहीं पाओगे क्योंकि कई जगह तो उसमें एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो वो गाइड का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में थोड़ी आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको यहाँ पता लगेगा कि टेस्ट कैसे, हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन होगा, बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, जितना टाइम है उसके हिसाब से 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जिससे आपको पता लग जाए कि टेस्ट किस तरीके का होने वाला है। मैंने कहा फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को ढूंढिए। इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेस हैं उसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो देखो, नीदर ऑफ द पाथ्स लीड टू द ग्लोरी, तो देखो आपने पढ़ा था नीदर हो, ईदर हो, ठीक है ना, हमने पढ़ा था नीदर हो या ईदर हो, ठीक है ना, ईच हो, इन सब के बाद जो है ऑव आए, इन सब के बाद क्या है, ऑव आए, तो वर्ब, तो फिर नाउन प्लूरल होता है। हमने पढ़ा था, ध्यान हो तो, NEITHER, नीदर हो, ठीक है, हमने पढ़ा था नीदर हो, ईदर हो, ईच हो, और फिर उनके बाद ऑव हो तो प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है, देखो हमने पढ़ चुके हैं कॉनकॉर्ड में, जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए उन क्लासेस को देख लें, जिससे आपको पता लग जाएगा सारी चीजें कितनी डिटेल में क्लियर करके बताई गई हैं। ईदर, नीदर और ईच के बाद यदि ऑव आए तो नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो देखो नीदर सही है, ऑव आ गया, पाथ्स प्लूरल हो गया। अब यहां पर वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी। लीड लिख दिया हमने, क्या आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, लीड्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, लीड्स, कि कोई सा भी रास्ता नहीं ले जाता है गौरव के लिए यश की ओर। बहुत सारे रास्ते हैं, आपको कौन से रास्ते पे जाऊं कि मुझे यश मिले, वो कहे इसमें से कोई सा भी जो रास्ता है, आपको ये रास्ता या ये रास्ता, इन दोनों रास्तों में से कौन से रास्ते पे जाऊं कि मुझे यश मिले, तो सामने वाला कह रहा है कोई सा भी रास्ता आपको यश नहीं दिलाएगा। एक चोरी का रास्ता है, एक डाकू का, डकैती का रास्ता है, कौन से यश मिलेगा, कि किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नीदर ऑफ द पाथ्स, कोई सा भी पाथ जो है ऐसा नहीं है जो आपको कहां ले जाए, यश की, गौरव की ओर ले जाए, ठीक है। तो इसमें क्या गलती कर दी आपने, नीदर के बाद ऑव लगा दिया, कोई बात नहीं, सही है। उसके बाद नाउन भी प्लूरल कर दिया, लेकिन वर्ब भी आपने प्लूरल कर दी, वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस, इसमें दिस के बाद कर देना, बुक कर देना, है ना, ये रह गया, दिस के बाद बुक। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस बुक आर एज फॉलोज। देखो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया था एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वो सिंगल कॉन्सेप्ट या सिंगल यूनिट के बारे में बताते हैं, वो सिंगल कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। जहां हो तो आपको मैंने बताया था ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ठीक है, हॉर्स एंड कैरिएज, एब एंड फ्लो, ठीक है ना। ये सारे के सारे इस तरीके के वर्ड्स हैं जो सिंगुलर कॉन्सेप्ट बताते हैं। उसी तरीके से सम एंड सब्सटेंस जो है वो भी सिंगुलर कॉन्सेप्ट बताता है। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है एसेंस, सारांश, ESSENCE, या फिर आप कह सकते हो
बेसिक मीनिंग, बेसिक मीनिंग या एसेंस या सारांश, कुछ भी ध्यान रखना। सम एंड सब्सटेंस, तो सम एंड सब्सटेंस जो एक सिंगल यूनिट के बारे में बताता है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है कि बेसिक ऑफ द बुक, या फिर बेसिक मीनिंग, या फिर आप कह सकते हो एसेंस, सारांश। तो जब ये मैंने आपको बताया था कि यदि कोई चीज जो है सिंगल कॉन्सेप्ट को बताए तो फिर भले वो एंड से जुड़ी हुई हो, उसके बाद भी उसमें सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहां क्या लगना चाहिए था, इज लगना चाहिए था। ये सम एंड सब्सटेंस जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। शेक्सपियर ने सबसे पहले इसका यूज किया था, इसका प्ले था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लेकिन वो अब शेक्सपियर की बात हम लिटरेचर में करेंगे या नहीं करेंगे, जब लिटरेचर में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जब मैं आपको ईडियम्स, जब वोकैबुलरी का सेक्शन चालू करूंगा तो सारे ईडियम्स वगैरह, फ्रेजल वर्ब्स को इस तरीके से बताऊंगा आपको, ओरिजिन से, कॉन्सेप्ट से, कि आप भूलोगे ही नहीं, और आपको इसके साथ साथ लिटरेचर की भी बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, किस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से इन वर्ड्स का यूज होता है और कैसे इनकी मीनिंग क्रिएट हुई है, जिससे आप भूलोगे ही नहीं कभी। फिर देखो एवरीबडी, मैंने आपको बताया था ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यह भी बताया था कि जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ईच से बनने वाला, एवरी से बनने वाला, सम से बनने वाला, एनी से बनने वाला, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। मैंने आपको बताया था इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन आता है, और सिंगुलर ही क्या होता है, प्रोनाउन आता है। तो देखो एवरीबडी के बाद गेट्स लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी गेट्स फ्राइटन्ड, प्रत्येक व्यक्ति डर गया। व्हेन, जब, अब यहां पर मैंने प्रोनाउन क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, प्रोनाउन क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो यहां क्या होना चाहिए था, ही, और फिर वर्ब क्या होगी, सीज, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन सब के साथ वर्ब, नाउन और प्रोनाउन, इन सब के साथ ये सारी की सारी चीजें इन सब के साथ कैसी आती हैं, सिंगुलर आती हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर देखो हु आर लिविंग इन दिस हॉन्टेड कासल, अच्छा ये सारे ही मैंने गलत कर दिए, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, इसमें इज कर लेना है ना, तो इसको इज कर देते हैं, फिर ये सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसको, ये तो सभी गलत हो गए है ना तो इसमें आप इज कर लेना, ठीक है, तभी सही हो जाएगा। तो हु, आर नहीं होगा, अभी बताया था हु जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है, अभी बताया था हु और व्हाट जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो आपने कहा हु इज लिविंग इन दिस हॉन्टेड कासल, भूतिया किला, जिसमें कोई नहीं आता हो, सुनसान रहता हो, भूतिया किला, इस भूतिया किले में कौन रहता है, तो इज आएगा। आप ये मान लो ये इज है और इसलिए ये सही है, ठीक है ना, अभी तो सारे गलत हैं, ठीक है, ये इसमें इज लगाना था तो इसको भी क्या है, गलत कर दिया ना गलती से। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको टेस्ट में हर एक चॉइस पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, चलो, हालांकि टाइम हो गया लेकिन फिर भी एक और बता देता हूं आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि टेस्ट किस तरीके का होने वाला है ना। चलो एक और कर लो। देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। देखो अगेन, हियर अपीयर्स अ नंबर ऑफ ट्रबल्स बट नोबडी इज हियर टू सॉल्व देम। यहां पर बहुत सारी परेशानियां प्रतीत हो रही हैं लेकिन उनको सॉल्व करने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। देखो मैंने आपको बताया था, यदि HERE हियर, THERE देयर या फॉलोइंग, यदि सेंटेंस में ये हो तो इन्हें डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। यदि हियर, देयर और फॉलोइंग सेंटेंस में हो तो इन्हें क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। और जब डमी सब्जेक्ट होता है तो उनके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड नहीं होती, वर्ब के बाद देखते हैं कि वर्ब के बाद क्या है। तो वर्ब के बाद है ए नंबर ऑफ ट्रबल्स, और आपको यह भी बताया था ए नंबर ऑफ ट्रबल्स, ए नंबर ऑफ के बाद तो वर्ब प्लूरल होती है और द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर होती है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता हो तभी सही कर पाओगे। मैंने बताया था ए नंबर ऑफ के बाद तो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर। तो ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब में क्या आता है, एस को हटाते हैं तो APPEAR, अपीयर। मैंने आपको बताया हियर, देयर, फॉलोइंग यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करे तो डमी सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब आगे से डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। देखो फिर मैंने आपको बताया था, यदि आपके सेंटेंस में विथ, along with, as well as, together with, but, and not,
इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, आपके सेंटेंस में ये सब आए, आपके सेंटेंस में ये सब आए, और आपके सेंटेंस में ये सब आने के बाद ये सब के साथ दो सब्जेक्ट हों और दो सब्जेक्ट इनसे जोड़ रहे हों, आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो या दो नाउन हो और वो विथ, along with, as well as, together with, but, and not, including, in addition to, इनसे जुड़ रहे हैं। सब बताया था, आप पढ़ना कॉनकॉर्ड में लास्ट क्लास में जिनने नहीं पढ़ा है। यदि वो सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों और वो इनसे जुड़ रहे हों तो वह पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? पहले सब्जेक्ट। तो देखो नन बट द ब्रेव, अब देखो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरा एक क्वेश्चन जो है कम से कम 10-10 कॉन्सेप्ट को समझाएगा। ये वो है, वैसी टेस्ट सीरीज नहीं होगी कि भाई आपको कुछ नॉलेज ही नहीं मिले, केवल आपके मन को संतुष्टि हो जाए कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिए और 100 क्वेश्चन कर लिए। तो नन बट द ब्रेव, तो अभी अभी बताया था द प्लस ब्रेव तो क्या है? प्लूरल नाउन है। द प्लस ब्रेव का मतलब हो गया ब्रेव पीपल, लेकिन और ये है नन, और मैंने आपको बताया था कि नन के साथ, नीदर के साथ, ईदर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा नन ही है, तो नन के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी, तो वर्ब नन के हिसाब से डिसाइड होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? DESERVES, डिजर्व्स होगी। क्या होगी? डिजर्व्स होगी। तो ये भी गलत हो गया, तो ये सेंटेंस भी गलत, ये सेंटेंस भी गलत। ठीक है, फिर आगे देखिए। देखो इनको समझाने के लिए एक स्लाइड कम पड़ी, इसलिए मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ आपको, जिससे आपको स्लाइड मिल सके, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट है 20 माइल्स आर ए बिग डिस्टेंस टू वॉक, 20 मील की दूरी जो है बड़ी दूरी है पैदल चलने के लिए। आप कार से जाओ तो कुछ नहीं है, लेकिन पैदल चलने के लिए तो बड़ी दूरी है। तो मैंने आपको बताया था, देखो ये चीज बताई थी, टाइम, डिस्टेंस, थर्ड मनी। टाइम, डिस्टेंस और मनी में यदि हम टोटलिटी की बात करें, यदि टाइम, डिस्टेंस और मनी में हम टोटलिटी की बात करें, संपूर्णता की बात करें, तो सिंगुलर वर्ब आती है। हिंदी की तरह के 20 मील की दूरी कोई दूरी नहीं होती, 40 वर्ष का समय कोई बड़ा समय नहीं होता, 10 रुपए की रकम कोई बड़ी रकम नहीं होती। ठीक है ना। 10 रुपीज इज नॉट अ बिग मनी। ओके, 10 रुपीज इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट। आप कहो 40 ईयर्स इज नॉट a long distance, I'm sorry, 40 years is not a long period in the history of a country। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जब आप टाइम, डिस्टेंस और मनी की बात करो और टोटलिटी की बात करो, तो चाहे उसमें क्या लग रहा हो, वो प्लूरल हो, या माइल्स कर देना, माइल्स है ना, MILES। ठीक है, तो चाहे प्लूरल हो, 20 माइल्स लग रहा है, लेकिन फिर भी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है मैनी ए विमेन। देखो आपको मैंने बताया था कि मैनी, एक बताया था मैनी और एक बताया था मैनी ए, इन दोनों के बारे में बताया था। मैनी के बारे में बताया था, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। ठीक है, सिंगुलर ही नाउन यूज होगा और सिंगुलर ही, सॉरी प्लूरल, मैनी के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन, जबकि मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन। ठीक है, इसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही प्रोनाउन। ये पीपी कर लेना, शॉर्ट में लिखने में कैसी दिक्कत होती है, लेकिन आप समझते हो इसलिए मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये ध्यान रखना आपको, मैनी के साथ तो सारी चीजें प्लूरल यूज होती हैं और मैनी ए के साथ सारी चीजें सिंगुलर यूज होती हैं। इज इट ओके? अब देखो मैंने कहा मैनी ए, ठीक है, अब मैनी ए के साथ, ये दोबारा उसमें ये सारे सेंटेंसेस गलत हो गए ना, सॉरी ध्यान रखना। मैनी ए के बाद जो है क्या होता है? WOMAN। मैनी ए के बाद क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर जो है नाउन यूज होगा, और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर यूज होगी। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? गोज। तो सभी गलत हो गए, इसमें भी सारी गलत है। वो मैं टेस्ट पेपर बना रहा था तो वो एक बार चेक नहीं कर पाया, इसलिए क्या है, मैंने कहा इसमें से सेंटेंसेस में गलत गलत सेंटेंसेस लिख रहा था, फिर मैंने कहा इसमें से 4-4 का सेक्शन अलग अलग कर लूँगा। ठीक है ना, फिर उसमें से एक को सही कर दूंगा। तो वो क्या, बहुत सारे सेंटेंसेस बना लिए और बनाने के बाद उनको 4-4 में भी बांट दिया, लेकिन उसमें से एक सेंटेंस को सही करना भूल गया, है ना। इसलिए कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा कि आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो मैनी ए के बाद क्या हुआ? सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो वुमन, और फिर सिंगुलर वर्ब क्या होगी? गोज। मैनी आ वुमन गोज टू ब्यूटी
सैलून नाउअडेज। तो वो कह रहा है कि जो है बहुत सारी औरतें जो है आजकल क्या करती हैं, ब्यूटी सैलून जाती हैं। ब्यूटी सैलून का मतलब ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून का मतलब ब्यूटी पार्लर। तो आपको देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक चीज़ और जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना, ये जो वर्ड है SALON, इसका प्रोनाउंसिएशन पूछा गया है। हम क्या करते हैं, इसको सैलून बोलते हैं, सैलून। तो सैलून नहीं होता, ध्यान रखना। जो बच्चे RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। इसको सैलून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलून। क्या बोलते हैं? सैलून। सैलून का मतलब वही आपका पार्लर, आप चाहो तो पार्लर बोल दो, PARLOUR, पार्लर, एक ही बात है। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून, ओके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ये वर्ड है नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब एट द प्रेजेंट टाइम, इन कंपैरिजन टू द पास्ट टाइम, आजकल के समय, पहले की तुलना में, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखनी है, कई बार ऐसे आता है नाउअडेज, ऐसे लिख देते हैं अलग अलग, अलग अलग नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगल वर्ड है, ये नहीं। नाउअडेज पूरा का पूरा एक सिंगल वर्ड है, एक साथ लिखना है। एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा गया है और नाउअडेज को अलग कर दिया और एरर फाइंड आउट करवाया। आपने सोचा सभी सही है और लास्ट में लिख दिया नो एरर, लेकिन ये भी एरर है। नाउअडेज जो है एक साथ लिखा जाता है, ठीक है ना। नाउअडेज का मतलब एट द प्रेजेंट टाइम, इन कंपैरिजन टू द पास्ट। आप कह सकते हो एट प्रेजेंट, आप कह सकते हो इन द प्रेजेंट टाइम, in the present time in comparison to the past। आप किसकी बात कर रहे हो? प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो, पास्ट की तुलना में, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन बता दिए कि टेस्ट में किस तरीके से, आप देखो एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर बता रहा हूँ कौन कौन की सारी क्लासेस दोबारा से देखें आप लोग, जिन्होंने नहीं देखी हैं, जिन्हें देखी उनको एक बार रिवाइज कर लें। आप जो क्लासेस को सुन लोगे ना अच्छी तरह से, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कानों में वो बात गूंजती रहेगी और आप एग्जाम में भी गलत नहीं करोगे। और आप उनके फिर उसके बाद धीरे धीरे नोट्स बना लें और उनको अच्छी तरह से लर्न करें। तो कल का टेस्ट होगा, आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना। कल आपका टेस्ट, कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल आपके लिए टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। तो टेस्ट जो है वो आपका मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर और 10 o'clock तक रहेगा। उसके बाद मंडे को फिक्स 7 o'clock पे उसका सोल्यूशन कराऊंगा और सोल्यूशन जरूर देखना क्योंकि उससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है आप 7 o'clock पे फिक्स, जो बच्चे फिक्स 7 o'clock, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो 7 o'clock पे फिक्स बैठते हैं और पूरी क्लासेस लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मैं खुद उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कितने बच्चे सिंसियर हैं, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ओके। बाकी का नेक्स्ट टर्न पे, थैंक यू।